हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा गुरुकुल। मैं विकास कुमार झा। अभी 21 जून को आपको पता है एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, और काफ़ी अफवाहें सुनने को मिल रही है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। ठीक है, तो कैंसिल होने की संभावना है उसकी। तो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो आई नहीं है कि ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, या हो सकता है कुछ सेंटर्स पर कैंसिल कर दें, है ना। बट ये बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि पेपर बहुत ही बड़े लेवल पर बनाए जाते हैं। बच्चे तैयारी करके उनके बाद मेहनत करते हैं, फिर एग्ज़ाम दे के आते हैं और ये कैंसिल हो जाता है, तो बहुत ही दुख होता है बच्चों। तो जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया होगा वो तो बहुत चाहेंगे कि ना हो कैंसिल। जो बच्चे को अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया होगा वो तो मनाएंगे कि कैंसिल हो जाए। बट अभी तक कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है। सीबीएसई ही बता पाएगी कि कैंसिल होगा या उन्हीं सेंटर्स पर कैंसिल होगा जहाँ पर लीक की अफवाह हुई है। तो एक बार हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों यहाँ पर। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको अभी जो आंसर की हमारी क्या हो सकती है, हम कुछ एक्सपेक्टेड आंसर्स की इसकी बात करेंगे आज। सीटीपी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो मतलब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें सीटीपी वाला पोर्शन जो है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिकली आपको बता दूं मैं कि ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन को देखकर अपने आंसर्स लगाते हैं। बट कई बार वो आंसर बोर्ड के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि वो बोर्ड अपने हिसाब से सोचती है, तो आंसर एक आध आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम ये लगा लीजिए 99% ये आंसर जो होंगे, जो मैं बताने जाऊंगा 30 क्वेश्चंस के, वो सही होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। पेपर सेकंड की हम आज बात कर रहे हैं। पेपर सेकंड की जो 30 क्वेश्चंस हैं सीडीपी के, उसकी हम बात करते हैं। आप लोग इसको मैच कीजिएगा अपने आंसर्स के साथ और बताइएगा कि कितने आंसर आपके बन पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन का जो ये कह सकते हो, क्वेश्चन का जो लेवल था वो उतना ज़्यादा हाई भी नहीं था, इतना ज़्यादा लो भी नहीं था। मॉडरेट टू टफ कह सकते हो, उतना टफ भी नहीं कह सकते उसको। पेपर ठीक ठाक था ये कह सकते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमाऊ, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी दिए हुए थे, पर क्वेश्चन का लेवल ठीक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student stay focused? मतलब ये है कि शिक्षिका ने नोटिस किया कि बच्चा बहुत ही अत्यधिक विचलित रहता है, मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और ध्यान नहीं दे पाता। तो ऐसी बीमारी बेसिकली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है वो ADHD वाले बच्चों में होती है। किसमें ज़्यादा होती है? जो बच्चे ADHD वाले होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे में टीचर क्या करेगी इसके लिए? तो छात्र को सख्ती के से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहेगी। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन, गलत। स्ट्रिक्ट जो होता है, स्ट्रिक्शन जो हम करते हैं वो बहुत बेकार होती है बच्चों, ये नेगेटिव है। गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये हो सकता है। कॉलिंग द पेरेंट्स टू द टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, ये तो गलत है। रिस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्शन या स्ट्रिक्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो आंसर कभी नहीं होते बच्चों। और गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेडली टास्क टू डू देयर ड्यूरिंग क्लास, मतलब कि रिपीटेड टास्क दोगे तो रिपीटेड टास्क देना से प्रॉब्लम दूर होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते बच्चों। हम उसको टाइमर देंगे कि वो अपने आप को रेगुलेट करे। देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर अपने आप को रेगुलेट करने लग जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की, मुझे कब टाइम देना है, मुझे कैसे आंसर्स देने हैं, अपने आप को रेगुलेट करने लग जाओगे तो आप क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो इन बच्चों को अटेंशन देने के लिए ना आप अपने उनको रेगुलेट करना सिखाओगे कि कैसे टास्क को करना है, कैसे टास्क को नहीं करना है। पहले समझना सिखाएंगे, फिर उस पर अटेंशन देना सिखाएंगे, तो बच्चा अपने आप को खुद रेगुलेट करने लग जाएगा टास्क को। तो ये आंसर का हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट है, एक काम को बार बार देना ये नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शन वर्ड तो वैसे भी नेगेटिव होता है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? डेट इज सेकंड इज राइट आंसर, कि आप एक टाइमर दोगे उसको, है ना, कि स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर दोगे कि बच्चा अपने आप टाइम को मैनेज कर पाए और सेल्फ रेगुलेट कर पाए कि मुझे काम को कैसे करना है, प्लान करे कि मैं इस प्रकार से करूँगा, अटेंशन बढ़ाए अपना, ये हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है बच्चों। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे बिलीव्स दैट नॉलेज इज, पियाजे का क्या मानना है, नॉलेज कैसा होता है? एक बार देख लेंगे क्वेश्चन। पियाजे कहता है क्या है, इनेट एंड गिवर रादर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया गया हुआ होता है। को कंस्ट्रक्ट इन इंटरेक्टिव विद द मोर नॉलेजेबल अदर्स,
अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से स्वनिर्मित होती है, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। ये तो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसकी है, अगर मैं कहूँ ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी किसकी है, ये तो मेरे ख्याल से वाइगोस्की जो थे ना हमारे ले वाइगोस्की, उनके स्टेटमेंट से कनेक्ट है, उनके थ्योरी से कनेक्ट है। A visual behavior change that can be measured in with reliability, है ना, यानी कि एक दृश्य व्यवहार प्रकट करना जो विश्वसनीय है के साथ मापा जा रहा हो, ठीक है, या प्रमेय निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा ज्ञान निर्मित किया जाए, ये इसका आंसर है बच्चों। उनका ये मानना था कि नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रादर देन कि बच्चा पैसिवली उसको सीखे। पैसिव मतलब इनएक्टिव तरीके से सीखे, तो बच्चा एक्टिवली सीखता है और कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, और उसी से बच्चे की नॉलेज क्या होती है, डेवलप होती है। तो ये इसका बेस्ट आंसर है बच्चों। तो फोर्थ इसका जो है बेस्ट आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे एक बार आप लोग। पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन नंबर्स डेवलप ड्यूरिंग डैश एंड एनेबल द चाइल्ड टू लर्न डैश। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों या चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात रूप में मान लेना। जैसे हमने देखा ना बच्चे, जो हम लोग कभी आपने देखा होगा, आप लोगों ने वो एज वाला क्वेश्चन नहीं करते कि मान लेते रमेश क्या यू एक्स है, तो मान लेने वाली बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, कि सिंबल्स को मान लेते हैं। तो मान लेना क्या है, अनुमान में आ जाता है, और अनुमान जो होता है उसको हम कहते हैं हमेशा हाइपोथेसिस कर लेना। कोई चीज़ हम मान लेते हैं यानी कि हाइपोथेसिस कर लेते हैं, तो ये हाइपोथेसिस यानी कि किसी को माना लेने की बात की जा रही है। तो ये तो देखिए मूर्त में तो नहीं होती, तो मूर्त वाले आंसर तो गलत हो जाएंगे इसके, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक है, बिल्कुल ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो होती है, चीज़ों को मान लेने वाली बात जो होती है, वो आपने देखा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही आती है। तो ये दो ऑपरेशन है, और ये किसके काम आती है, ये काम आती है बीजगणित सिखाने में या गणना सिखाने में, है ना, क्योंकि अलजबरा का ये टॉपिक है, एक्स वगैरह हम अलजबरा में मानते हैं, तो ये बीजगणित के अंदर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बच्चों आपका बी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, और ये अलजबरा या कैलकुलेशन सिखाने में, कैलकुलस सिखाने में इसका यूज हम करते हैं, है ना। इसका आंसर देखा जाए तो सेकंड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4, असर्शन और रीजन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश हमें ये करना है कि हम इन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करें, और ये आगे DT+ भी एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोग, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंस। देखो इसको रीजन को हम बोलते हैं तर्क, क्योंकि ऐसा होने से ऐसा होगा इसलिए, तो इसको मान के चलो क्योंकि, इसको मान के चलो इसलिए। तो आप पढ़ो हमेशा ये, पहले आप किसको पढ़ो, रीजन को पढ़ो, और उसके बिहाफ पर जो असर्शन है उसको पढ़ो, तभी आप इसको लिंक कर पाओगे। तो लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि रियल लाइफ से जो हम सीखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे कहना कि हमारी लर्निंग जो होती है वो अच्छी होती है ना। एंड डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंस, ये भी बात सही है। अब ये दोनों में कनेक्शन है, क्योंकि डेवलपमेंट और लर्निंग की बात की जा रही है, डेवलपमेंट ही लर्निंग होता है, लर्निंग ही डेवलपमेंट होता है। तो अगर रिलेटिवली अगर ऑर्डरली और सीक्वेंस से होगा तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, अपने प्रॉब्लम को रिलैप से क्या करेगा, खत्म भी करेगा। बिल्कुल सही है आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए बहुत सही है, यानी कि AR दोनों सही है, और इसको करेक्ट भी ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। तो आंसर इसका होना चाहिए मेरे ख्याल से 4th, यानी कि दोनों ही सही है, और R जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है असर्शन को, यानी कि कथन को। तो ये कथन है हमारा, असर्शन क्या है, ये कथन है, और इसका क्या है, ये रीजन है। तो इसका बेस्ट आंसर मेरे ख्याल से तो होना चाहिए इसका D। बट डेवलपमेंट और लर्निंग को हालांकि हम एक ही मानते हैं, तो इसलिए D आंसर होना चाहिए। बट D अगर नहीं है ऑप्शन में तो इसका आंसर A भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे लर्निंग की बात की जा रही है, तो अगर इसको कोरिलेट करके नहीं लिखा जाएगा तो इसका आंसर A भी हो सकता है। बट ऑब्वियसली बात है कि मैंने क्या कहा था, CBSE बोर्ड के आंसर देगी वो इंपॉर्टेंट है, बट इसका बेस्ट आंसर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसका आंसर D होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग और डेवलपमेंट आपस में कनेक्ट ही होते हैं। तो लर्निंग भी लाइफ लॉन्ग चलती है, लर्निंग भी लाइफ लॉन्ग चलते हैं, और डेवलपमेंट की वजह से लर्निंग होती है, लर्निंग की वजह से डेवलपमेंट होता है, ये आपस में कनेक्ट है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये बात सही है, और इसका आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पर 4th ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप आंसर की देखते क्या ना होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपको पता ही है, जहाँ पर बच्चे अपने अनुसार सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं और लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, प्रोग्रेसिव लर्निंग करते हैं, एक्टिवली लर्निंग करते हैं, है ना। बच्चे जो हैं लर्निंग बाय सेल्फ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव लर्निंग में आ जाती है। द टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड व्हेन दे रिक्वायर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू करिकुलम स्टैंडर्ड। ये तो गलत हो गया बच्चों, क्योंकि बच्चों के लिए आप एक मान्य जो है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन। आलम्बन देखो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग दिया हुआ है। अब ये नाम हमेशा वो लोग पहाड़ ही देते हैं, इसका पहाड़ या ढांचा, है ना। आज उन्होंने दिया हुआ है आलम्बन, तो उन्होंने नया वर्ड यूज किया है यहाँ पर, देखो स्कैफोल्डिंग को आलम्बन दिया हुआ है बच्चों। ये हो सकता है आंसर। शिक्षक पाठ्यक्रम को मानकों का कड़ाई से पालन करें। मानकों को यानी स्टैंडर्ड्स को क्या करो, कड़ाई से पालन करें। तो कड़ाई से तो बिल्कुल ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो हो नहीं सकता। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने की देता है और उसे सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसा नहीं है बच्चे। संतुलन कंट्रोल होना, देखो स्वतंत्र रूप से सिखाए बच्चों को, मतलब कुछ कंट्रोल भी हमें रखना पड़ता है, तो इससे प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं होगी। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, नहीं, ये भी गलत है। टीचर सेंटर्ड नहीं होता सब कुछ, या टीचर सारी फैसिलिटीज़ देने वाला भी नहीं होता। कुछ देता है और कुछ बच्चे अपने एनवायरमेंट से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए बच्चों आपका ए। द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन फॉर टू द एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग एज दे रिक्वायर। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका आलम्बन भी करता है, आलम्बन प्रदान करता है, नहीं स्कैफोल्डिंग देता है। बेस्ट आंसर इसका होना चाहिए 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th है, विच द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बारे में क्या सही बताया गया है, क्या उसकी विशेषताएं है। इट इज़ अ लीनियर नहीं होता बच्चों, रेखीय मत होता है कि एक ही दिशा में चले, ये तो नहीं है, गलत। ये बहुरेखीय होता है, ये समाजीकरण आपके एक से अधिक तरह की चीज़ों का विकास करती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, यस। सोशलाइजेशन एक बहुत है प्रोसेस, कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने में इसमें टाइम लगता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से सीखते हैं। ये एक बहुआयामी है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक से अधिक एक्सपेक्ट को क्या करता है, डेवलप करता है, ये सही है। और ये विविध सांस्कृतिक व विशिष्ट रूप से होती है, यस। ये यूनिक होता है, हर बच्चे के अंदर प्रकार की समाजीकरण देखा गया। तो पहला छोड़कर बाकी तीनों सही हैं आपके, है ना। तो इसका आंसर अच्छा इसमें दिया हुआ है बच्चों, BC, केवल BC नहीं है, BCD, यस, B इज़ द राइट आंसर। क्योंकि ए तो नहीं होना चाहिए, तो ए इसमें भी है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसका आंसर BCD यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चन बड़े इजी दे रखे हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ आज क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलाइज एन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, कौन सा एग्जाम्पलाइज नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। फॉलो रीजनेबल अकोमोडेशंस, उचित समावेशन का पालन करना, ये तो होता है बच्चों, पर समावेशन तो बच्चे का करते हैं, ये तो होना चाहिए। विभेदित निर्देशन देना यानी कि ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये तो जरूरी है बच्चों, क्योंकि हर प्रकार के अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग प्रकार नीड्स वाले बच्चे होते हैं, तो वो आपको उनको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, ये भी सही है बच्चों। प्रतिस्पर्धात्मक लोकाचार को प्रोत्साहित करना, इनकरेज कॉम्पिटिटिव एथॉस, ये शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन से बच्चों के अंदर इंक्लूजन में कंपटीशन की बात हम करते नहीं है। इंकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, यस, विविध दृष्टिकोण को समावेशन देना। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, दैट इज थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एक बार, क्या कहता है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड इंटर्स मिडल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ओके। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस इन नेचर, तो कॉन्टिन्यूस नेचर तो होता है, बिल्कुल ठीक है। और वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं है जब कोई बच्चा बाध्य बाल्यकाल से किशोरकाल में पहुंचे, बात सही है। कोई ऐसा निश्चित क्षण तो नहीं है ना, कोई ऐसा टाइम तो नहीं है कि बच्चा मध्यकाल में पहुंचेगा, ना इसी स्टेज में पहुंचेगा, कुछ बच्चे पहले ही पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे बाद भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा बात भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। तो और क्योंकि प्रकाश निरंतर होता है ना, तो हमें थोड़ा पता है कब बच्चा किस क्षण में किस में विकसित हो रहा है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी एडोलेसेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेके पहुंचते हैं। तो कोई पर्टिकुलर टाइम थोड़ा ना है, या कोई पर्टिकुलर एज थोड़ा ना है कि उसी स्टेज एज में उसी टाइम पर या उसी अनुभव के साथ बच्चे पहुंचेंगे।
दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? बेस्ट आंसर इसका होना चाहिए, दोनों ही सही हैं। और ए जो है, बी जो रीज़न जो है वो किसको एक्सप्लेन करता है? असर्शन को एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल सही आंसर है। इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? बेस्ट आंसर इसका होना चाहिए आपका डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक बार। इन विच स्टेज कोलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व्स अराउंड एथिक्स ऑफ लॉज? लॉज वाली बात किस में की जाती है? देखिए लॉज वाली, देखो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें पनिशमेंट की बात की जाती है। सेकेंड स्टेज में म्यूचुअल एक्सचेंज की बात की जाती है। सेकेंड लेवल के थर्ड स्टेज में बात की जाती है आपकी गुड बॉय बैड बॉय की। सेकेंड लेवल के फोर्थ स्टेज में बात की जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये फोर्थ स्टेज है और लेवल आपका 2 है। लेवल 2 का नाम क्या है? कन्वेंशनल लेवल। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका बच्चों? सीधा सा आंसर है कन्वेंशनल मोरालिटी, है ना। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? दैट इज ए, कन्वेंशनल। और स्टेज पूछता अगर आपसे, लेवल पूछा है तो ये है। अगर स्टेज पूछा जाएगा तो स्टेज पूछा जाएगा आपका दैट इज 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए आंसर है। और स्टेज अगर पूछता तो फोर्थ स्टेज होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 भी, एक बार 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे जो वाइगोस्की जो है वो क्या कहते हैं? मतलब कौन सा विकास, कौन सा जो चीज़ है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन देना, यही इसका आंसर बच्चों। आलंबन यहाँ पे लिखना, सपोर्ट ऑफ गाइडेंस। स्कैफोल्डिंग से बच्चे को हम सपोर्ट देते हैं, तो यही बेस्ट है बच्चों इसका आंसर। और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग के बारे में वाइगोस्की ने बताया था। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्रता भी नहीं है, केवल उन्हीं कार्यों को देना चाहिए तो विद्यार्थी को वर्तमान स्वतंत्रता रूप में दिया जाए। गलत, छात्र को जानकारी और प्रदान करना। बेस्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसमें और पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। 10th का आंसर क्या है बच्चों आपका? डेट इज 1। नेक्स्ट देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11। As social career teacher should constantly reflect on their own stereotype and bias। कि जो शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। देखो शिक्षक भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी हो जाते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, सीखने के अवसर देने हैं। तो ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर्स मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। अगर कल्चरली शिक्षक, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। बिल्कुल सही है, तभी तो सोच पा रहा है ना। अगर चिंतनशील नहीं होता तो कैसे इस पूर्वाग्रह के बारे में सोच पाता? तो इसका मतलब कि चिंतनशील बच्चे को टीचर को बनना पड़ेगा, तभी तो सोच पाएगा कि हमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को नहीं करना है, किस एक्टिविटीज़ को हमें करना है, हमें बायसनेस नहीं करनी है। तो इसका दोनों आंसर सही है बच्चों, और आर ए को एक्सप्लेन भी करता है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? डेट इज डी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। तो कुछ आंसर ऐसे दिखेंगे आपको जो बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल आपको लग जाएगा हाँ यही आंसर है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं, याद रखना। तो 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट? किशोर काल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Adolescence is generally considerable to the begin with the puberty, the process that leads to the sexual maturity and ability to reproduce। Yes, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों में यौवन काल की शुरुआत हो जाती है और बच्चे जो होते हैं यौवन रूप से परिपक्व की सेक्सुअली क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो इन्होंने रॉन्ग पूछा हुआ है। Adolescence is the developmental transmission between child and adolescence, चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। ये बात भी सही है, क्योंकि इसको हम ब्रिज एज भी कहते हैं। जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्ट के बीच का एक ब्रिज एज होता है बच्चों, तो ब्रिज एज कौन सा है? एडोलेसेंस स्टेज को कहा जाता है। तो ये बात भी सही है। चिल्ड्रन आर क्रॉस डिफरेंट कल्चर यूजर्स इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन ए सिमिलर मैनर, है ना। विभिन्न सांस्कृतिक बच्चे एक समान तरीके से किशोरकाल में प्रवेश करते हैं, ये अनुभवी में। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बताया था, कोई पर्टिकुलर क्षण तो नहीं है जब बच्चा किसी स्टेज में वो करे। सब एक ही मैनर से तो नहीं कर सकते, कोई पहले पहुंच जाता, कुछ लोग बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं थोड़े से लेट और अनुभव लेते हैं इस चीज़ का, लेट मैच्योर होते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एज तो नहीं है, और सेम तरीके से सारे इंडिविजुअल तो नहीं एक एज में इंटर करेंगे। तो इसका गलत पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड, है ना।
दूसरा इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, यस बच्चा सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं स्टेज में, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन का नाम आपको पता ही है कि किस लिए दिया था उन्होंने कहा था फेमिनिस्ट थे वो, है ना। सीधा आंसर इसका क्या होना चाहिए, एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए बच्चों, जो मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था, जो हमारा ऑफलाइन ग्रुप है, ऑफलाइन जो हमारा बैच था, उसमें अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे बच्चों को, एक एक क्वेश्चन जो करवाया हुआ है। यहाँ तक कि आपको मैंने पिछला वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने ट्रिक्स वगैरह करवाई थी 21 एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियोज़ में जो मैंने ट्रिक्स दी थी, वो ट्रिक्स भी सारे यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। तो आप उनका अगर उसको भी अगर देख लेते एक बार, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन, क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग, थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट। तो अब सीधा सा आंसर क्या लगाना है कि भाई उन्होंने नारीवाद, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ डी होगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद। नारीवाद पर उन्होंने कहा था कि उनका मानना था कि फेमिनिज्म जो होता है हमारा, जो फीमेल्स उनके अलग प्रकार की मॉडलिटी होती है, मेल जैसा नहीं होता वो, तो कहीं कहीं जेंडर बायस किया गया है। तो जेंडर बायस को मानती हैं कोलबर्ग की थ्योरी को, कौन, कैरोल गिलिगन, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, दैट इज डी, फोर्थ। जो एथिक्स होते हैं वो केयर पर बेस्ड होता है, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उन्होंने थी वो, उनका फेमिनिज्म पर ज़्यादा जो फोकस था, तो ये बात को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर्स, ठीक है। कहती हैं कि भाई छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसको अपने स्कूल की भावना तो लगाओ। बिल्कुल सही है। तो अगर हम इमोशन को बच्चों को कनेक्ट करते हैं या उसको इमोशन लव अफेक्शन देते हैं, तो बच्चा कनेक्ट भी होता है। और ये बात कहीं ना कहीं आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उनका जो हायरार्की सीक्वेंस या स्टेज पढ़ी होगी, किसकी क्या नाम आपका क्या नाम था उसका, अब्राहिम मैस्लो ने 6 जो स्टेज दिया है, उसमें उन्होंने लव एंड बिलोंगिंग की बात भी की है कि लव एंड बिलोंगिंग स्कूल से बच्चे को मिलता है तो बच्चे सीखते, उसकी उन बच्चों को नीड्स होती है ना। तो इसका आंसर ये तो ठीक है बिल्कुल, है ना, कि इमोशनल अटैच अगर स्कूल है तो बच्चा सीखेगा, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ए आर को क्या करता है, एक्सप्लेन भी करता है। तो डी इज द राइट आंसर, फोर्थ इसका राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इमोशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की लर्निंग पर, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। कौन सा प्रिंसिपल है, लर्निंग ऑकर्स व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम द टीचर। गलत, ये तो ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज थ्रू द एक्टिव एंगेजमेंट देयर एनवायरमेंट। इसका आंसर बच्चों बी है कि जब बच्चा एक्टिवली एनवायरमेंट से सीखता है तो उसी को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न करके माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब कंस्ट्रक्टिव रहोगे तो आप एक्टिवली सीखोगे और एनवायरमेंट से क्या करोगे, इंटरेक्शन करोगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। सुजाता participates eagerly in the dance competition only because she is interested in the winning the first prize। प्राइज लेने के लिए, रिवॉर्ड लेने के लिए जब भी हम मोटिवेट होते हैं काम को करने के लिए, तो वो कभी भी मास्टरी नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टरी में तो स्किलफुल होते हैं, इंटरेस्ट लेके सीखते हैं। इंटेंसिक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्राइज की बात हो रही है। फेलियर अवॉइडेंस भी ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आंसर क्या होगा इसका, बाहरी रूप से प्रेरणा, यानी कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन। जब हम प्राइज वगैरह के लिए मोटिवेट होते हैं तो वो हमारा हमेशा बाहरी प्रेरणा का पार्ट हो जाता है। नंबर 17 पे देखते हैं एक बार। अ मिडल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग करना चाहती है, सार्थक अधिगम करना चाहती है, बाय हेल्पिंग स्टूडेंट मेक कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन। बिल्कुल सही है। अगर रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से इम्प्लीमेंट करते हुए अगर कोई चीज़ सिखाते हो तो बहुत अच्छी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्टडी। तो इसका ऐसा करने के लिए क्या करेगी, लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नहीं। लेट द स्टूडेंट लर्न द बाय द मैथड ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, नहीं। लेट द स्टूडेंट टू रिसर्च ऑन करेंट इश्यूज इन द स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर
फाइंडिंग्स ऑन टू द क्लास, ये हो सकता है कि बच्चा छोटे ग्रुप में इन्वॉल्व हो और सीखे। एंड लेट द स्टूडेंट मेमोराइज द टर्म्स, मेमोराइज तो हमेशा नेगेटिव होता है, आंसर सीधा क्या होगा इसका सी। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के लिए देना और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। ऐसे बच्चों भी सीख भी पाएंगे और उनकी मीनिंगफुल लर्निंग भी हो पाएगी, बिल्कुल सही आंसर सी होना चाहिए इसका बच्चों। ये पॉइंट भी मैंने लिखवा रखा है कीवर्ड्स में, आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वे वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो पोर्टफोलियोज होते हैं, पोर्टफोलियो एक सीक्वेंस रिपोर्ट होता है बच्चे की प्रोग्रेस का, एक सिक्वेंशियल जो हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, बच्चे ने ओवरऑल क्या किया है, थ्रू द वीक क्या किया है, थ्रू द मंथ क्या किया है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वो क्या किया, क्यों होता है वो, दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन देयर प्रोसेस, यस बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, ये होता है। दे ऑफर इंसाइटनेस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट, बिल्कुल इंसाइटनेस मिलती है इससे। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, नाउ फाइव प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस नहीं होता। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस टू द स्टूडेंट लर्निंग, बच्चों के लिए एक सबूत, ठोस सबूत मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी गलत है, बाकी तीनों सही है, ए बी और डी। ए बी और डी कहीं पे आप देख पा रहे हो, यस इसका आंसर होना चाहिए सी, ए बी और डी। थर्ड गलत, बाकी सारे सही हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, मतलब डिफरेंसेस को देखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, समझ करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता को नजरअंदाज कर दे, नहीं ऐसा तो नहीं, नजरअंदाज क्यों करेगा। कंसीडर द डिफरेंस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, भिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में माने, ये तो हो सकता है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करें, नहीं डिफरेंसेस है तो समान कार्यक्रम कैसे लागू करोगे आप, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड तो नहीं होना चाहिए। और एक्नॉलेज डिफरेंस एज अबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, मतभेदों को सामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में ले, ये भी गलत होगा बच्चों। तो आंसर बेस्ट क्या होना चाहिए इसका, डेट इज बी। भिन्नता होती है लोगों में और हमें उसको समझना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए, तो सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड होना चाहिए इसका आंसर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्शन विद डैश while working dash their zone of proximal development। जोन एक ऐसा एरिया होता है बच्चों, एक ऐसा रेंज होता है जहाँ बच्चा खुद करता है और सपोर्ट से, सपोर्ट यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन से हेल्प लेके सीखता है। तो खुद सीखे हुए ज्ञान और हेल्प से सीखे हुए ज्ञान के बीच में जो गैप है, जो रेंज है, उसको हम ZPD बोलते हैं। तो मोर नॉलेजेबल से सीखता है और जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड तो नहीं हो सकता ना बच्चों, इनसाइड होना चाहिए, मतलब कि उस रेंज के बीच में होना चाहिए, तो ये तो मेरे ख्याल से इसका गलत है। द फिजिकल एनवायरनमेंट जस्ट आउटसाइड, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात तो वो करते भी नहीं है। मोर नॉलेजेबल अदर्स जस्ट आउटसाइड, ये भी गलत है। विद इन, ये हो सकता है इसका आंसर बच्चों, बी हो सकता है इसका आंसर, कि सॉरी फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जस्ट आउटसाइड, ये भी नहीं होगा। द मोर नॉलेजेबल अदर्स इन द विद इन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि अधिक जानकारी वाले व्यक्ति से सीखना है और वो रेंज के अंदर हो, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है, जो उसका आरपी है, जो उसका पीपी है, उस रेंज के अंदर होना चाहिए। उस रेंज के अगर बाहर का टास्क दो के सिखाओगे आप, हेल्प भी देने से बच्चा नहीं सीखेगा, तो उस रेंज के अंदर होना चाहिए वो चीज़। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, आंसर फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। पेपर बहुत ईजी था बच्चों, एक आध क्वेश्चन थोड़े से घुमाए हुए हैं बस। आलोक shows the following behavior: holds head in an awkward position when reading, squinting and rubbing the eyes frequently, and redness, swelling of eyes, confusing letters, they can be symptoms। तो सीधा सिंपल सा है कि आलोक जो है पढ़ने में सिर हिलाता है, आँखों को बार बार मूंदता है ना, क्या करता है, आँखों को बार बार मूंदता है ना। तो ये किस चीज़ का सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स बार मूंदता है और रगड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है इसको लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, गलत। एट ऑटिज़म की दिक्कत में तो बच्चा कम्युनिकेशन की दिक्कत शो करता है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी ऐसा कुछ नहीं है, इसको है विजुअल प्रॉब्लम्स, देखने की वजह से। तो आंखों को मल रहा है ना बच्चे, आंखों को मल रहा है, मूंद रहा है, गूद रहा है, तो आंखों में इसको दिक्कत आ रही है ना, सूज गया, यानी कि आंखों की, यानी कि उसको एक सिम्टम्स है कि उसको विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। ही कैन हैव अ विजुअल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, डेट इज फोर्थ आंसर इसका होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पर, 20, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन वॉट वे आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंट्स इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज।
पाठ्यपुस्तक और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से करता है? इस महत्वपूर्ण पुस्तकों को पूछने का के लिए क्या बेसिकली प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर स्थिरताओं को मजबूत करना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जेंडर पहचान को मजबूत करना? गलत। जेंडर भूमिकाओं की नम्यता को हतोत्साहित करना? गलत। जेंडर पर सवाल उठाना? जेंडर रूढ़िता है, रूढ़िवादी है, उस पर सवाल उठाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मीडिया के अंदर ज़्यादा चीज़ें चलती है, तो मीडिया को जेंडर मुक्त होना चाहिए। तो इस पर मुद्दे पर हम बात करें तो जेंडर इश्यूज़ पर हम क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बच्चों 4th। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे एक बार आप लोग। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, असेसमेंट कैसा होना चाहिए प्रोग्रेसिव क्लास के अंदर, है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। समेटिव हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। नॉर्मेटिव हो, मानक संदर्भित हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। डायनामिक होना चाहिए, चेंज होता नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहें ताकि बच्चों की एबिलिटी के अनुसार बच्चे में कुछ ना कुछ चेंज आ सके। तो डायनामिक होना चाहिए। बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों? दैट इज 4। 24 भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। एनालाइज में तो होता है जहाँ बच्चा कंपेयर करे, उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, कुछ सोचने का मौका उसको मिले, कुछ अलग करने का मौका उसको मिले, उसको एनालाइज करना बोलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल द टू किल टू द मॉकिंग बर्ड? तो व्हाट वाले क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम, तो एक ही आंसर होगा, गलत। हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बॉलिक इन टू किल इन द मॉकिंग? ये जो स्टोरी है, वो जो पोएम है, उसमें लेखक ने प्रतीकवाद का उपयोग कैसे किया है, मतलब कैसे की बात की जा रही है, तो ये आंसर हो सकता है। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ? प्रोटैगनिस्ट में तो क्या होता है बच्चों? नायक। नायक की वाली बात पूछ रहा है हु, तो हु वाले क्वेश्चन भी, हु और व्हाट वाले क्वेश्चन हमेशा एनालाइज करने में हेल्प नहीं करते। एंड व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवल, मतलब क्या प्लॉट होना चाहिए, कथानक होना चाहिए, भी गलत है। तो हाउ वाले क्वेश्चन हमेशा प्रमोट करते हैं एनालिसिस थिंकिंग को। तो हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलाइज्ड, तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। 24 हो गया। 25 5th देखते हैं। असेसमेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है। The less able a child is to do a task is the more directional, and the teacher should give, and as the child can do more and more, to teacher should help less and less। अच्छा, मतलब अधिक सीखता है बच्चा, अगर काम को करने में सक्षम होता है तो शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत देने चाहिए। जितना कम सक्षम है उतना अधिक संकेत देना चाहिए, और जितना ज़्यादा सीखता है उतने कम करने चाहिए। तो ये तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा कहा जाता है, देखो ये बात कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की से संबंधित है कि बच्चा जब सीख रहा है तो स्कैफोल्डिंग कम सीख पा रहा है तो स्कैफोल्डिंग उसको दो, और अगर वो ज़्यादा सीख रहा है तो स्कैफोल्डिंग कम कर दो, क्योंकि बच्चे को नीड ही नहीं है सीखने की। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के स्कैफोल्डिंग से कनेक्ट वर्ड है। और बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, तो ये आंसर भी ठीक है। बट पहला जो सेशन है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे बेस्ड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात की जा रही है, एबिलिटी की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए कि दोनों सही है, बट आर ये दोनों डिफरेंट सब वो लग रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए आपका ए। बाकी कुछ लोग इसका डी भी बोल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी आंसर की देखेंगे क्या कहती है, बट इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से ए। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन? मास्टरी गोल में बच्चा सीखता है, समझता है, और मास्टरी लेने के लिए सीखता है कोई भी चीज़, है ना। निम्न में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन है? किसी कार्य को के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। यही है कि बच्चा अपनी कौशल स्किल्स को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए मास्टरी चाहता है। ये हो सकता है बेस्ट। फोकस ऑन अचीवमेंट द हाई ग्रेड, ग्रेड देने के लिए, गलत है। अपमान से डर से बचने के लिए, तो फोकस ऑन वर्ड इज फेलियर, ये भी नहीं है। और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए। प्रतिस्पर्धा वाली बात तो होती नहीं है, तो आंसर इसका बेस्ट क्या होगा आपका? ए इज द बेस्ट आंसर। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द टास्क। 27th देखते हैं। Which of the following process of essential in the meaning making of information received from environment and store it further in memory? मतलब आप कोई चीज़ देखकर सीखते हो और उसको फिर रिसीव करते हो और अपनी मेमोरी में उसको सजो देते हो बाकी आगे काम के लिए। कौन सी प्रक्रिया मात्रा में प्राप्त जानकारी को निर्माण करती है और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक होता है? तो कौन सा? डिके तो एक होता है कि जब बच्चा आगे बढ़ा फिर दोबारा से उसी स्टेज में आ जाता है, तो उसे डिके कहते हैं। क्षय होना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। फॉरगॉटन करना, भूल जाना भी नहीं है, ये दो तो नहीं है। रिट्राइविंग होता है, रिट्राइवल्स तो होता है कि पूर्ण प्राप्ति, कोई चीज़ हमने की थी फिर दोबारा से उसको आप प्राप्त कर रहे हो,
तो ये भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। अटेंशन हो सकता है कि अटेंशन से चीज़ें याद रहती है और इसको हम आगे अपनी मेमोरी में रखते हैं ताकि इसका हम आगे यूज कर सकें। तो इसका बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डैट इज अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28। ठीक है, इन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम adaptation should be made in a learning goals pedagogical strategy as well as assessment। बिल्कुल ठीक है, सामाजिक कक्षा में सीखने के लक्ष्य निश्चित नीति को निर्धारित करें और आंकलन के अनुकूल उनको ले जाए। बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। और अब समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेट एलिमिनेट करना ऑफ ऑल डिफरेंस, सभी डिफरेंसेस को आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो, मतलब समाप्त कर दो। समाप्त तो नहीं करेंगे बच्चे, आप समझोगे उसको। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई असर्शन ठीक है, रीजन गलत है ना, यानी कि कथन सही है और तर्क गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका, डेट इज ए राइट बट आर फॉल्स। बी इज द राइट आंसर। बी सही है इसका कि ए सही है बट आर जो है वो गलत है। आप डिफरेंस को खत्म नहीं करोगे, डिफरेंस को आप समझोगे और उसको उसके अकॉर्डिंग नीड्स को पूरा करने की कोशिश आप करोगे। 29 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डिसलेक्सिया इज एन, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पता है आप लोगों को, रीडिंग प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विद सिंबल्स, यही होगा क्योंकि डिसलेक्सिया इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये होता है बच्चों। फिजियोलॉजिकल टू सोशलाइज विद पीयर्स, ये नहीं होगा। सेंसरी कोऑर्डिनेशन बॉडी मूवमेंट, ये हो सकता है बट डिसलेक्सिया ये नहीं है ऐसा। और इमोशनल ड्रॉ, ये भी नहीं है। तो आंसर को फर्स्ट न्यूरोलॉजिकल है जो कि साउंड्स और सिंबल्स को समझने में क्या करता है, प्रॉब्लम। तंत्रिकीय है, न्यूरोलॉजिकल है जो ध्वनियों को, प्रतीकों को समझने में, जोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आंसर इसका सीधा आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय, मतलब एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इससे क्या होगा, है ना, एक छात्रों में स्वायत्ता और पहल की को दंडित करोगे, ये तो नहीं हो सकता बच्चों, है ना, ये तो नहीं होगा बच्चों। इसका आंसर ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक है जो छात्रों में शैक्षिक आत्मसंप्रत्यय का विकास करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा प्रभावित तरीका, क्या प्रभावित हो सकता है बच्चों, मतलब चाहता है कि बच्चा अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार सीखे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, छात्रों को स्वायत्ता और पहल को दंडित करेगा। दंडित तो नेगेटिव हो गया, छात्रों को स्वायत्ता और पहल को पुरस्कार करेगा। या बच्चा कोई इनिशिएट करता है, कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा है, उसको आप प्रोत्साहित करो कि हाँ वेरी गुड। हालांकि पुरस्कार नेगेटिव होता है, बट अगर कोई बच्चा पहल करेगा कोई चीज़ करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसका मोटिवेट बिल्कुल करोगे। विशेष छात्रों को बहुत कम उम्मीद रखोगे, गलत। सभी विद्यार्थियों को बहुत कम अपेक्षाएं रखोगे, गलत। आंसर बेस्ट क्या होगा इसका बच्चों, डेट इज सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्सपेक्टेड आंसर आपको बताए हैं। लगभग इसके 90% 99% आंसर ठीक होंगे। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटेबल है, वो आंसर की आपको मिलने पर पता लग जाएगा, बट यही बेस्ट आंसर है बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये मैंने पेपर 2 डिस्कस किया है, कुछ समय में मैं पेपर 1 डिस्कस करूँगा कि पेपर 1 में जो 30 क्वेश्चन CDP के हैं वो कैसे आए हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, उतने टफ नहीं थे। हाँ, एक आध क्वेश्चन थे जो थोड़े से ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट थे, ज़्यादा घुमाए हुए क्वेश्चन थे, बट पेपर देखा जाए मोटामोटी तो ईजी ही जैसा था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मैच कीजिए अपने आंसर्स के साथ। बाकी कुछ बच्चे तो वैसे ही डिमोलाइज हो चुके हैं क्योंकि उनको लग रहा है पेपर कहीं कैंसिल ना हो जाए लीक की वजह से। तो अभी उसके रिगार्डिंग कोई ऐसी खबर तो नहीं आई है। अब देखो एक आध दिन में आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आगे हम नए पेपर के साथ आपसे, नए क्वेश्चन के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।